गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने किसी भी एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट दे रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपका करंट भी कवर होगा प्लस रिवीजन भी होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। आप मेरे लिए बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 30 सेकंड में एक पेड़ से एक छलांग लगाकर, एक छलांग नहीं होगा यहाँ पर, ये मिस प्रिंट हो गया है, 101 छलांग लगाई है। एक पेड़ से 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये नाम है सोहम मुखर्जी का। सोहम मुखर्जी भाई, इन्होंने क्या किया, जो लंगड़ी खेलते थे हम लोग बचपन में, उन्होंने इसको एक पेड़ से 101 बार छलांगे लगाई, कूदे हैं ये। ओके, तो ये भारतीय मूल के हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कहाँ रहते हैं ये भारतीय मूल के हैं, तो ये रहते हैं दुबई में। कहाँ रहते हैं? दुबई में। और वहीं से इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ओके, तो ये याद रखिएगा आप, सोहम मुखर्जी। सेकंड हम बात कर लेते हैं सचिन मुखर्जी की। ये कौन है? इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, सचिन अवस्थी। रतन लाल जी को मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कौन है? ये मृदा वैज्ञानिक हैं और इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से। कब? 7 जून को। 7 जून को ही क्यों? क्योंकि 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फ्रेया ठकराल। इन्हें 2020 के डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया? जो वेल्स की राजकुमारी थी उनके नाम पर ही डायना पुरस्कार दिया जाता है, पहले ये ध्यान रखिए आप लोग। अब श्रेया को क्यों दिया गया? इन्होंने एक रिसाइकलर ऐप डेवलप किया है। ओके, रिसाइकलर ऐप। इस ऐप के माध्यम से जो कूड़ा कचरा है उसे कहाँ डिस्पोज करना है और कहाँ फेंकना है, कहाँ से कलेक्शन होगा, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप के माध्यम से उन महानगरों में रहने वाले लोगों को हेल्प मिलेगी जो नौकरी वगैरह पर जाते हैं लेकिन कचरे को सही स्थान पर डिस्पोज या नहीं फेंक पाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका औपचारिक रूप से किस तारीख से WHO से अलग हो गया है? मैं आपको इवनिंग में जो हमारा आता है 10 मिनट 10 MCQs, उसमें बता चुकी हूँ पहले भी ये वाला पॉइंट, अभी फिर बताती हूँ इसे आपको कि भाई औपचारिक रूप से अलग होने का मतलब होता है कि ऑफिशियली आपने इससे अलग हो गए। तो ये कब हो गए ऑफिशियली? 6 जुलाई 2020 को। याद रखिएगा डेट, डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अगर पेपर को टफ बनाया जाना हो तो 6 जुलाई 2020 को अमेरिका औपचारिक रूप से इससे अलग हो गया। आप लोगों को पता होगा अमेरिका ने पहले ही इसके जो फंड था उसे रोक दिया था, जो WHO को वो फंड देता था। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इसकी भयानकता थी, WHO ने उसको पूरे विश्व स्तर पर पहले ही नहीं समझाया जब ये पहली बार चाइना में आया था। मतलब अगले जो 2 वीक थे वुहान में आने के, अगर तब भी पूरे विश्व को इसकी खतरनाक स्थिति के बारे में जानकारी दे दी जाती और वुहान से कोई निकल कर अगर पूरे विश्व में लोग नहीं जाते तो आज ये भयानक स्थिति पूरे विश्व में नहीं बनती, जहां पर लगभग 1,20,00,000 लोग इससे आज प्रभावित हो चुके हैं और कई लाखों लोगों की जान भी इसमें जा चुकी है। इसलिए अमेरिका ने WHO का फंड भी बंद कर दिया है और इससे औपचारिक रूप से अलग भी हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं हम WHO की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ से आपको एक और फैक्ट याद रखना है, 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्तमान में WHO के कितने कंट्री मेंबर हैं? 94 हैं। कितनी है? 94 हैं। इसके हेड कौन है? तो ये हैं टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम। हाल ही में इन्होंने भारत की किस बस्ती की सराहना की थी? धारावी, जो मुंबई में है ना, वहाँ पर बहुत अच्छा मॉडल अपनाया गया। वहाँ पर जितनी भी मतलब जो बढ़ने की स्थिति थी, सबको लग रहा था कि बहुत बड़े स्तर पर फैल जाएगा, उसमें धारावी ने बहुत अच्छा से काम किया और ये
कोरोना वायरस उस क्षेत्र में नहीं फैला। ओके, और टेड्रोस अधनोम इसके हेड हैं। सौम्या स्वामीनाथन जो भारतीय हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, सौम्या स्वामीनाथन WHO में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। क्या हैं? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। और सौम्या स्वामीनाथन को इनके जो ट्यूबरोक्लेसिस होती है, टीबी की जो बीमारी होती है, उससे रिलेटेड इनके कामों के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मलाला दिवस, मलाला भाई कोई बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी है। क्या हुआ था 2012 में इन पर तालिबान ग्रुप ने, ये स्कूल जाती थी, शिक्षा के विरुद्ध, लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध तालिबान ग्रुप था, और इन पर 2012 में क्या हुआ था, एक हमला हुआ था जिससे इनको गोली लगी थी। ठीक है, उसके बाद ये लंदन में रहने लगी और अभी वहीं रहती हैं। तो इनके काम क्या था? महिलाओं या बालिकाओं को शिक्षित करने का इनका मुख्य उद्देश्य था कि किसी से डरना नहीं है, सिर्फ शिक्षा लेनी है। इसलिए तालिबान ने इन पर हमला किया था, और UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा इनकी इसी बहादुरी, इनकी इसी जागरूकता के लिए इनके जन्मदिन, कल 12 जुलाई को इनका जन्मदिन था, सॉरी परसों 12 जुलाई को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मलाला दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से याद रखिएगा आप इनसे रिलेटेड, ये सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विजेता है। 17 साल की उम्र में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला था। किसके साथ? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मिला था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई दोनों को ये प्राप्त हुआ था। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जी को क्यों मिला था? इनका जो, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैं, और इनका जो NGO है बचपन बचाओ आंदोलन, वो बाल मजदूरी के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। मैं कैलाश सत्यार्थी जी से रिलेटेड आपको स्टोरी जो थी पहले ही बता चुकी हूँ। तो आपको याद रखना है कब मिला था मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज, 2014 में। और इंडिया को भी याद रखिए कैलाश सत्यार्थी। प्लस इनकी एक बुक है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ से मैं सॉरी आपको एक और चीज बता देती हूँ। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। कल हम डे के सारे पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए अब 2-3 दिन में जब ज़्यादा डे हो जाएंगे तो आपको पूरे कंप्लीट करा दूंगी। ओके, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसके द्वारा जीती गई है? तो इस रेस को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीत लिया है? लुइस हैमिल्टन ने। ये किस ड्राइवर है, किस कंपनी के? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं? ये UK के रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। ओके, दूसरे स्थान पर कौन आए हैं इस रेस में? वोल्टोरी बोटास आए हैं सेकंड नंबर पर। ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये वोल्टोरी बोटास? फिनलैंड के रहने वाले हैं। मैक्स वेस्टरअपन ये हैं आपके बेल्जियम से रिलेटेड। कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्स वेस्टरअपन बेल्जियम से रिलेटेड है, और ये कौन सी कार चलाते हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं ये, रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको याद रखना है। इस रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। और हाल ही में जो इंडेक्स आया था उसके अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा रहने योग्य जगह कौन सी अच्छी? तो वो वियना ही है। इस ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। इसका मतलब ये किसका सदस्य देश है? यूरोपीय संघ का। ठीक है, अब यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने देश हैं? पहले 28 थे, ब्रिटेन अलग हो गया है तो अब 27 बचे हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है आपके NTPC ने, NTPC थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने। ओके, देखिए ये क्यों दिया गया भाई? ये दिया गया है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई आप संसाधनों का उस प्रकार से उपयोग कर रहे हो कि ना तो उनका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है और ना ही उनसे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब आप बीच का और संतुलित स्तर अपनाते चल रहे हैं। अगर आप कोयला उत्खनन कर रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट को भी कुछ दे रहे हैं, है ना, पेड़ पौधे लगाना। इसके लिए इन्हें NTPC को ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है।
कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। ओके, एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके एमडी और चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। एमडी और चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह इसके एमडी और चेयरमैन है। देखिए यहाँ पर एनटीपीसी जो है, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि भाई एनटीपीसी, अब ये क्वेश्चन ना पूछकर इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी किस कैटेगरी की कंपनी है जो सरकार द्वारा बांटी गई है, उद्योग मंत्रालय द्वारा, मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न। ठीक है, तो ये मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये 3 कैटेगरियां होती हैं। ये अपने एनुअल टर्नओवर के आधार पर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर और मार्केट कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग इसके क्राइटेरिया हैं। उन क्राइटेरिया को जो कंपनी पूरा करती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये दर्जा दिया जाता है और इस दर्जे को प्राप्त करने के साथ ही इन्हें सरकार की तरफ से भी उस स्तर की छूट और मदद प्राप्त होती है। ओके, ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मिनी रत्न कंपनियां कितनी है? 74 हैं और नवरत्न कितनी है? 16 हैं और महारत्न कितनी है? 10 हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीतने वाली कंपनी एनटीपीसी निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में आती है? तो आपको याद रखना है ये एक महारत्न कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? देखिए, जो ओवरऑल लाइफ टाइम अचीवमेंट रहता है उसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार अलग दिया जाता है और यहाँ अलग ही मेंशन किया गया है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, चलिए, तो ये पुरस्कार मिला है केजांग डी थोंगडोक को। ये अरुणाचल प्रदेश के एक डायरेक्टर हैं। ठीक है, इनकी शॉर्ट फिल्म आई थी छिपुलू। क्या है इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम? छिलूपू। ठीक है, छिलूपू इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी। उसके लिए इन्हें ये 2020 का दादा साहब शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। ओके फ्रेंड्स, चलिए अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। कृतिका पांडे, ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। इन्हें हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज दिया गया था। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज, इनकी रचना का नाम क्या है भाई? किसके लिए दिया गया था? इनकी रचना का नाम था द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक। द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अब आपको रट चुका होगा। रतनलाल, ये इन्हें दिया गया था, अभी बताया मैंने आपको ऊपर भी। ये मृदा वैज्ञानिक है और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेहा दीक्षित की बात कर लेते हैं। इनका जो पहला उपन्यास आया था, इनको जो नेहा दीक्षित थी, इन्हें प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ओके, तो ये सारे ऑप्शन आप याद रखिएगा, सभी करंट के पॉइंट है और आपको याद हो जाना चाहिए। देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? देखिए, कोविड-19 की वजह से सारे जो अदालती संबंधी काम है वो क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्चुअली हो रहे हैं। इसी तरीके से किस राज्य में पहली बार सबसे बड़ी लोक अदालत का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है, ई का मतलब होता है ऑनलाइन। ओके, किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों में 200 बेंचों के माध्यम से 3000 मामलों पर सुनवाई की गई है। ओके, इतने बड़े स्तर पर सुनवाई की गई है जिससे अदालतों का बोझ कम हो। ये लोक अदालतों की क्यों किया जाता है आयोजन? इसलिए किया जाता है कि बहुत समय से जो लंबित पड़े केस होते हैं जिनका निपटान नहीं होता है, उनका निपटान लोक अदालतों के माध्यम से शीघ्रता से किया जाए और न्याय व्यवस्था पर बोझ को कम किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये था यहाँ पर छत्तीसगढ़ का। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश सिंह बघेल हैं। ओके, सीएम भूपेश बघेल। और यहाँ की कैपिटल क्या है? रायपुर। यहाँ पर एक क्षेत्र है नया रायपुर, है ना, शहर, उसे क्या नाम दे दिया गया है? अटल नगर दे दिया गया है, नया रायपुर का नाम। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके हैं। रायपुर के सीजे कौन है? रायपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आर रामचंद्रन मेनन। ये कहाँ के हैं? सीजे हैं, रायपुर हाई
कोर्ट के। ओके फ्रेंड्स, अदर ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश जो है ये देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की थी। याद रखिएगा, पहला देश का राज्य बना है जिसने वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की थी, उत्तर प्रदेश। ओके, एक और यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ। जो महाराष्ट्र जो इंडेक्स आया था जस्टिस इंडिया रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि किस राज्य में न्याय शीघ्रता से मिलता है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र उसमें टॉप पर था। ओके, तो ये यहाँ फैक्ट याद आ गया, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर बैन लगा दिया गया है? न्यूज चैनलों की बात हो रही है तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा। देखिए भाई, जो नेपाल की सरकार है उसने कोई ऑफिशियली बैन नहीं लगाया है, जैसे हमारी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर ऑफिशियल बैन लगा दिया। ओके, ऐसा बैन नेपाल की सरकार ने नहीं लगाया है, ये काम किया गया है जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा। ओके, नेपाल कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसने इसको लगाया है बैन को। जो जितने भी वहाँ के केबल ऑपरेटर हैं उन्हें भारतीय न्यूज चैनलों को दिखाने के लिए मना कर दिया गया, बैन लगा दिया। क्यों किया गया भाई ऐसा? देखिए क्या होता है, हमारे कुछ न्यूज़ चैनल है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर की बुराई अगर हम निकालेंगे तो संबंध अच्छे होंगे। अगर हमें हमारी सुरक्षा करनी है तो हर पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता। क्या है, हमारे न्यूज़ चैनलों ने नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और जो चाइना की वो हैं एम्बेसडर, इनके बीच में जो भी कुछ मतलब गलत तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया दोनों को, कि भाई केपी शर्मा ओली जो चीन की चीन की जो एम्बेसडर है उनके चक्कर में है, इस तरीके की बहुत गलत गलत वीडियो चलाई गई। इससे क्या होता है, जो अच्छे स्तर की बातचीत होती है उन्हें इन्होंने निम्न स्तर पर ले आया, जिससे नेपाल के प्रधानमंत्री की क्या हुई, इमेज खराब हुई। और इसलिए नेपाल में ये डिसीजन लिया गया कि न्यूज चैनलों को प्रसारण नहीं होगा, सिर्फ दूरदर्शन का प्रसारण होगा। ओके, और दूरदर्शन आपको पता है जो अच्छी न्यूज़ होती है उसी को प्रसारित करता है। यहाँ टीआरपी का कोई लफड़ा नहीं होता, सॉरी, है ना, यहाँ पर टीआरपी का कोई मैटर नहीं होता है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर तैयारी में भारत का स्थान कौन सा है? कैंसर तैयारी, ये द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई है, इसने बताया है कि अगर जो कैंसर होता है ना, उसमें कौन सा देश कैंसर के मरीजों से और कैंसर में जो स्थितियां आती है उससे लड़ने में कितना ज़्यादा सक्षम है। ओके, एशिया पैसिफिक के देशों में। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान इस लिस्ट में है 8वां। कौन सा है? 8वां स्थान है। टॉप पर कौन है इसमें? तो इस पे टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है आपका दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर है आपका मलेशिया। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। कहाँ है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए इंडिया की जो 8th रैंक आई है इसमें पूरे टोटल 100 मार्क्स थे। 100 में से इंडिया ने गेन किए हैं 51.6 पॉइंट, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किए हैं 88.9 समथिंग पॉइंट। ओके, इतने प्राप्त किए, इसलिए ये टॉप पर रहा है। ये वैसे डिटेल पूछी नहीं जाती, लेकिन आप लोगों को याद करने के लिए मैंने बता दिया है। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? डिजिटल कौशल की जरूरत क्यों पड़ गई आप लोगों को? इसलिए पड़ गई भाई, पूरे देश के लोगों को डिजिटल कौशल की जरूरत कि आने वाले समय में जो नौकरियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्किल्ड जो लोग होंगे उन्हीं को प्राप्त होंगी। और पूरा का पूरा विश्व ही क्या होता जा रहा है? डिजिटल होता जा रहा है। तो डिजिटल नॉलेज होना अति आवश्यक है, आज की डिमांड है। तो इसके लिए समझौता किया गया है एनएसडीसी के साथ। एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। ओके, इसके एमडी सीईओ कौन है? एनएसडीसी के इसके एमडी सीईओ है मनीष कुमार। कौन है? मनीष कुमार इसके सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ये हमने कल ही देखा था, 1975 में। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये भारतीय मूल के हैं। कौन? सत्य
सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक के लिए किसे चुना था, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ा करा था इन्होंने नवतेज बल को। नवतेज बल इसके हाल ही में क्या बने, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक बने हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन फटाफट। जनवरी 2020 में नेपाल के विराटनगर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अचानकमार नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये दोनों किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में चाइना के कुईझाऊ 1 या KJ-11 रॉकेट का लॉन्च, हाल ही में इसका प्रक्षेपण असफल रहा, लॉन्च किया गया था, जो लॉन्चिंग क्या रही, असफल रही। ओशियन डेक्स ये एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखते हुए चलिए आप लोग साथ साथ। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, केरल बन गया है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2020 में इसकी थीम क्या रही, आई एम एंड आई विल। देखिए 2019 से लेके 2021 तक इसकी थीम यही रखी जाएगी, क्या, आई एम एंड आई विल। भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया था। ओके, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। भारत द्वारा श्रीलंका में ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल और जया कंटेनर टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ कर रहे हैं हम, ईस्टर्न कंटेनर और जया कंटेनर टर्मिनल का निर्माण, तो श्रीलंका में कर रहे हैं। हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी, कल परसों की ही न्यूज है, जो श्रीलंका में हमने हम्बनटोटा बंदरगाह का हम्बनटोटा एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का काम की जो डील हुई थी हमारे बीच, उसे श्रीलंका ने सार्वजनिक रूप से बोल दिया है कि ये डील अभी पक्की नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी हमारे साथ स्थिति डगमगा रही है। ओके, याद रखिएगा, हम्बनटोटा एयरपोर्ट किस देश में है, तो श्रीलंका में है। फिट इंडिया अभियान का प्रारंभ कब हुआ था, 2019 में हुआ था। स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया अभियान चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। ओके, फिट है तो हिट है इंडिया अभियान किन के लिए चलाया जा रहा है, स्कूली बच्चों के लिए। हाल ही में चर्चा में रही चंबल एक्सप्रेस वे भिंड को कोटा से जोड़ेगी, मध्य प्रदेश के भिंड को राजस्थान के कोटा से जोड़ेगी, कौन सी, चंबल एक्सप्रेस वे सड़क है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य पाई जाती है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ओके, और यहाँ पर छोटा सा आपको तस्मानिया दिखेगा। इन दोनों के बीच में ये जो जल संधि है, इसे क्या कहते हैं, बॉस जल संधि कहते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। ओके, इसी तरीके से तस्मानिया जल संधि है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा कृषि अनुसंधान और शिक्षा समीक्षा में करण 4 गन्ने की एक प्रजाति को पहचान की गई है ना, ये समीक्षा हुई है, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां उभर कर आई हैं, तो आपको ध्यान रखना है। करण 4 किसकी प्रजाति है, गन्ने की प्रजाति है। ओके, भगवा किसकी प्रजाति है, तो ये अनार की एक नई प्रजाति है। अर्कावेद किसकी प्रजाति है, तो ये टमाटर की एक नई प्रजाति है। धन्वंतरी रथ गैर कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अहमदाबाद शहर में चलाई जा रही है। भाई, जिन्हें कोविड-19 की वजह से जो लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनको हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी बीमारियां बुजुर्गों को, तो उनको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, धन्वंतरी ऐप। किस शहर में, अहमदाबाद शहर में। नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र किस देश में है, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में। हाल ही में हांगकांग के 30 लाख लोगों को नागरिकता देने की पेशकश किसने की है, ब्रिटेन ने की है। जब वहां पर चाइना ने क्या कर दिया, कानून में परिवर्तन कर दिया, तो ब्रिटेन द्वारा ये पेशकश की गई है। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना राजस्थान राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें जो नवजात बच्चे होते हैं उन्हें पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उन्हें कपड़े और जो बेसिक जरूरत की चीजें होंगी वो इस किट में प्रदान की जाएंगी राजस्थान सरकार के द्वारा। गर्भवती बच्चों के जो महिलाएं होती है जिनकी डिलीवरी हो जाती है उन्हें।
आईआईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एचआरडी मिनिस्टर द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास ऐप लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, अभ्यास ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आईआईटी एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है अभ्यास ऐप। बोर्डेंस लीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला पहला फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मनोदर्पण योजना छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नई पहल है। चरण पादुका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसमें जो प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, तो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें चप्पल प्रदान की जा रही थी इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना क्यों प्रारंभ की गई है? ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सिद्धार्थ मीणा है। कौन है? सिद्धार्थ मीणा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। देखिए मैंने यहाँ पर इसलिए इन दोनों को रखा है, आपको कॉमनली याद रखना है, पहले अप्रैल फिर मई आता है और दोनों में डेट क्या है? 18-18। विरासत संभालेंगे तब हम संग्रहालय बनाएंगे। ओके, तो पहले हम विरासत करेंगे 18 अप्रैल को, फिर उसको संभालेंगे कब? 18 मई को। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में सर्बिया में आयोजित होगी। याद रखिएगा, सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड। और बेलग्रेड क्यों फेमस है भाई? इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर पहली बार आई थिंक 1961 में जो आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसका पहला सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। ओके, ये आप याद रखिएगा। मोदी का फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव किसके तहत शुरू किया गया? लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया। अगले 5 वर्षों में पूर्णतः जैविक प्रदेश बनाना है। किसे? लद्दाख को। ओके, देखिए ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ। और इसके पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? AK माथुर बने हैं। कौन बने हैं? AK माथुर इसके पहले उपराज्यपाल बने हैं। तो ये मोदी मिशन को याद रखिएगा और फुल फॉर्म पर फोकस किया कीजिए आप लोग, क्या फुल फॉर्म होती है। एशिया कप जून 2021 में श्रीलंका में आयोजित होगा। ICC एशिया कप। एशिया कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता रहता इसलिए बता रही हूँ। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? ली सिएन लुंग बन गए हैं। मैंने आपको जो हमारी सीरीज चल रही है 10 मिनट 10 MCQs उसमें बताया भी है कि जो ली सिएन लुंग हैं ये 2004 से सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं और अभी 2020 में भी यही है। बहुत लंबा पीरियड है ना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सिंगापुर की हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। रुचिका तोमर, इनके पहले नोबेल के लिए ने पैन हेमिंगबर्ड अवार्ड मिला था, तो ये भी IMP है, रुचिका तोमर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ भी प्राप्त हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।